Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग, बढ़िया हैं कि नहीं? उम्मीद करती हूँ फिट एंड फाइन होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार भी। तो आज है हमारी क्लास 28 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। लास्ट क्लासेस आप लोगों ने ली या नहीं ली? ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो कोई नहीं, अटेंड कर लीजिए। सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग को याद है कि नहीं, 6 अप्रैल संडे से सीटेट का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। हम लोग करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट। संडे 6 अप्रैल को होगा हमारा शाम को 7 बजे सिलेबस डिस्कशन। और फिर मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे रहेंगी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस। ये क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर आप या आपके नोन में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो, एलटी ग्रेड की कर रहा हो, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करिए। चलिए वापस आते हैं अपने एलटी ग्रेड बायोलॉजी क्लास पे। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। Scientists wanted to find out what carries genetic information from one generation to the next. For a long time, they were unsure whether protein or DNA was responsible. देखो, साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो पास हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट, यानी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है। बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि प्रोटीन जो है वो कैरी कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर डीएनए कर रहा है कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्ड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये मिस्ट्री, ये रहस्य सॉल्व किया गया। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट कौन से थे। पहला आ जाता है हमारा फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ वर्कड विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया विच कॉज निमोनिया। इन्होंने वर्क किया था किस पे? एक बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जो क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। 2 टाइप्स के हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन, सेकेंड वन इज रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन हैड अ प्रोटेक्टिव कोट एंड वॉज डेडली, एंड रफ स्ट्रेन लैक्ड अ कैप्सूल एंड वॉज हार्मलेस। देखिए, जो स्मूथ स्ट्रेन है उस पर एक प्रोटेक्टिव कोट है, हम कैप्सूल भी कह सकते हैं। और ये जो स्मूथ स्ट्रेन है यानी एस स्ट्रेन है, ये घातक था, यानी ये जानलेवा था। और जो ये रफ स्ट्रेन है ये हार्मलेस था। फिर से कह रही हूँ, एस स्ट्रेन हिंदी में बोल सकते हैं हम इसे घातक था, या हम कह सकते हैं जानलेवा था। और जो आर स्ट्रेन है वो हार्मलेस था। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंट स्टेप्स। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स। जब एक चूहे में इंजेक्ट किया गया एस स्ट्रेन तो माइस मर गए, यानी चूहे मर गए। अभी बताया था एस स्ट्रेन घातक है, जानलेवा है। फिर जब हमने चूहों में आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहे जिंदा रहे। थर्ड में इंजेक्ट माइस विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन। क्या किया इन्होंने? जब इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन माइस में तो क्या हुआ? माइस जिंदा रहे। और जब मिक्स्ड हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए। मिक्स्ड हीट में क्या आ जाएगा? मिक्स्ड हीट मतलब हो गया, यहाँ लिख देती हूँ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस जीवित, लिफ्ट भी कह सकती हूँ, लिफ्ट आर स्ट्रेन। इनको मिला के जब इंजेक्ट किया तो जो चूहे थे, चूहे थे वो क्या हुआ? सारे के सारे चूहे मर गए। फिफ्थ है द डेड माइस हैड लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो मरे हुए चूहे थे उनके शरीर में क्या मिला? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये पॉइंट्स नोट करना चाहो तो कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मरे हुए चूहे हैं उसमें लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला।
फिर से कह रही हूँ, लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला था मरे हुए चूहों में। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। समटाइम्स फ्रॉम द डेड एस स्ट्रेन transformed the harmless R strain into deadly bacteria. This was called transformation, but Griffiths did not know what the transforming subject was. Sometimes मृत जो एस स्ट्रेन में क्या हुआ, कुछ ऐसा निकला जिससे जो हमारे हार्मलेस आर स्ट्रेन थे वो क्या हो गए, घातक एस स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गए, बदल गए वो एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन हार्मलेस था लेकिन वो क्या हो गया, बाद में चेंज हो गया एस स्ट्रेन में, मतलब क्या हो गया, वो भी घातक हो गया, जानलेवा हो गया था। लेकिन जो ग्रिफ्थ थे ना, देखो ये जो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो ग्रिफ्थ थे वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है ये है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना क्लियर है? फिर से बोल रही हूँ, मरे हुए एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा निकला जिससे जो हमारे हार्मलेस आर स्ट्रेन थे वो डेडली बैक्टीरिया में बदल गए, एस स्ट्रेन में बदल गए, वो भी क्या हो गए थे फिर, जानलेवा, घातक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट 1944 डीएनए आइडेंटिफाइड। इसमें डीएनए आइडेंटिफाइड हो गया था। Oswald Avery and his team wanted to find out what was responsible for transformation. जो ऑसवर्ल्ड एवरी थे और उनकी टीम ये जानना चाहती थी कि कौन है रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। They took the heat killed S strain and treated it with different enzyme. उन्होंने heat killed S strain लिया और different enzyme के साथ उसको ट्रीट किया। पहला था प्रोटीज। ये एंजाइम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है प्रोटीन्स को। ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हुआ, आर स्ट्रेन बन गए एस स्ट्रेन। आरएनएज ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है आरएनए को। जब डिस्ट्रॉय किया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देन डीनेज डिस्ट्रॉयज डीएनए, ये क्या करता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। सिंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप्ड व्हेन डीएनए वाज डिस्ट्रॉयड, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देखो इसके बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्रोटीन, आरएनए, डीएनए में से क्या चीज़ डिस्ट्रॉय होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन रुका, डीएनए डिस्ट्रॉय होने के बाद। तो यानी डीएनए ही है जो क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है वही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952। इससे मिला फाइनल प्रूफ। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज वर्कड विद बैक्टीरियोफेसिस। बैक्टीरियोफेसिस वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। These viruses have DNA inside and a protein coat outside. DNA अंदर होगा और प्रोटीन कोट आउटसाइड होगा। एक्सपेरिमेंट स्टेप्स देख लेते हैं। लेबल डीएनए विद, डीएनए को लेबल किया किससे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, इसको हम बोलेंगे P32, और प्रोटीन को किया रेडियो एक्टिव सल्फर से, इसे बोलेंगे S35। अलाउ किया वायरस को कि वो इन्फेक्ट कर सके बैक्टीरिया को। सेपरेट द वायरस फ्रॉम द बैक्टीरिया, फिर वायरस को बैक्टीरिया से सेपरेट किया। एंड चेक्ड विच रेडियो एक्टिव पार्ट एंटर द बैक्टीरियल सेल, और चेक किया कि कौन सा रेडियो एक्टिव पार्ट बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर किया है। इसका रिजल्ट क्या था, P32 जो डीएनए है वो मिला बैक्टीरिया के अंदर, S35 जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के बाहर ही रहे। Since only DNA entered the bacteria and caused infection, DNA is a genetic material, not protein. ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि DNA ही एंटर किया है बैक्टीरिया में and cause infection. It means DNA ही है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये हो गया फाइनल प्रूफ। ग्रिफ्थ्स डिस्कवर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफ्थ ने क्या किया था, डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। उसके बाद एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी शो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इन तीनों ने क्या क्या शो किया कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
उसके बाद हर्शी और चेस ने कंफर्म किया कि डीएनए ही है भाई जेनेटिक मटेरियल सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? ये नोट करना चाहो तो कर लो, शॉर्ट में रिवीजन के टाइम सही रहेगा, हेल्प रहेगी। चलो बढ़े आगे। अच्छा, कल हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, आरएनए के बारे में, तो कल की क्लास भी ज़रूर अटेंड करिएगा। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आफ्टर गिब्स एक्सपेरिमेंट, जो कब हुआ था 1928 में, शोड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चेंज हार्मलेस बैक्टीरिया इनटू हार्मफुल वंस। हमने अभी पढ़ा था कि कैसे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हुआ, तो वही बात हो रही है कि कैसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चेंज हुआ, हार्मलेस बैक्टीरिया किस में हुए, हार्मफुल वन में चेंज हो गए। और साइंटिस्ट जानना चाहते थे ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो सब्सटेंस है क्या। हमने ये भी अभी पढ़ लिया है कि एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट 1934 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था आइडेंटिफाई करने के लिए नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। स्टेप्स क्या थे इनके, इन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया था और रोक किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स में विच इज कार्बोहाइड्रेट विच वॉज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए। दे ट्रीटेड द बैक्टीरियल एग्जैक्ट विद डिफरेंट एंजाइम, ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने डिफरेंट एंजाइम के साथ ट्रीट किया, पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स, आरएनएज एंड डीएनएज, जो डिस्ट्रॉय करे प्रोटीन को, डीएनए को और आरएनए को। ये सॉरी बाय मिस्टेक आपका डिस्ट्रॉय डीएनए लिख दिया है मैंने, यहाँ पे क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है ना, आरएनए होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई थी। प्रोटीन डिस्ट्रॉय करा, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हुआ, आरएनए डिस्ट्रॉय किया, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हुआ। लेकिन जब डीएनए डिस्ट्रॉय किया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इट मीन्स डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इज द जेनेटिक मटेरियल। वही चीज़ है सेम, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन ओनली स्टॉप्ड व्हेन डीएनए वाज डिस्ट्रॉयड इट प्रूव दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हम इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये पहला एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन या और कोई मॉलिक्यूल नहीं है। Next is evidence from experiment with bacteriophage to confirm that DNA is genetic material. Alfred Hershey and Martha Chase conducted an important experiment in 1952 using bacteriophage। ये हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने भी क्या किया था, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करे थे बैक्टीरियोफेज यूज़ करके। बैक्टीरियोफेजेस मतलब ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। इसके स्टेप बाय स्टेप भी आप पढ़ सकते हैं। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट की, इसे हम द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, कौन सा था ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। फिर से बोलियो, जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट था जो 1952 में हुआ था उसे हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डिटरमाइन करना कि डीएनए या फिर प्रोटीन कौन है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वायरसेस में। स्टेप्स क्या थे, पहला था लेबलिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किया था डीएनए को लेबल करने के लिए, यानी P32। फिर से कह रही हूँ, उसे बोलते हैं P32 बिकॉज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन। दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी S35। ये किसके लिए क्या था, प्रोटीन को लेबल करने के लिए, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, डीएनए में नहीं। नेक्स्ट स्टेप था इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, अलाउ कर दिया बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट के लिए, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट के लिए। वायरसेस को इंजेक्ट किया गया, द वायरस इंजेक्टेड देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियल सेल। थर्ड वन इज ब्लेंडिंग एंड सेपरेशन आफ्टर इन्फेक्शन। दे यूज अ ब्लेंडर, एक ब्लेंडर को यूज किया गया टू सेपरेट द एम्प्टी वायरस शेल फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। देन दे सेंट्रीफ्यूज द मिक्सचर ऑफ सेपरेट हैवियर बैक्टीरिया सेल्स फ्रॉम लाइटर वायरस शेल। वही बात हो रही है, ब्लेंडिंग और सेपरेशन हुआ, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन क्या आया, जो P32 डीएनए है वो मिला
बैक्टीरिया के अंदर और S35 प्रोटीन मिला बैक्टीरिया के बाहर। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो। क्या किया इन्होंने? आफ्टर इन्फेक्शन उन्होंने एक ब्लेंडर को यूज़ किया सेपरेट करने के लिए जो एम्प्टी वायरस शेल थे फ्रॉम द बैक्टीरिया, मतलब जो प्रोटीन कोड्स थे। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी कंसिडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल it must have certain essential properties. DNA serve as genetic material because it meets these criteria. देखो कोई भी मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल तो कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो होनी चाहिए जो डीएनए के पास है, इसलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं बिकॉज इट मीट्स दीज क्राइटेरिया। फर्स्ट इज एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, चलो पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड। एबिलिटी टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सॉरी क्या है ये, चलो पहले नोट कर लो कुछ पॉइंट्स। जेनेटिक मटेरियल मस्ट कैरी all the information necessary for the structure, functions and development of an organism. Development of an organism. जेनेटिक मटेरियल मस्ट कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन। देखो जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल कैरी करे कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होगा डीएनए जो है, देखो कैरीज इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए कैरी करता है ना इंस्ट्रक्शन। चलो जल्दी से नोट कर लो। जेनेटिक मटेरियल को वो सारी इंफॉर्मेशन वो कैरी करे जो ज़रूरी है एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो? स्टेबल हो, so that information is not lost or changed easily इट शुड बी केमिकल। देखो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो ताकि इंफॉर्मेशन लॉस ना हो और इजीली वो चेंज हो सके। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। रेप्लिकेशन से पहले चलो ये देख लेते हैं वाई डीएनए इज स्टेबल। वाई डीएनए इज स्टेबल जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। चल देखते हैं। फर्स्ट इट हैज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर with complementary base pairing
डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये लास्ट क्लासेस में, बिटवीन बेसिस, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। थर्ड इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर मेक्स डीएनए, एक सेकेंड, सॉरी पूरा ही रेज हो गया, शुगर मेक्स डीएनए मोर स्टेबल, एक सेकेंड, मोर स्टेबल देन आरएनए। आरएनए में कौन सी होगी, आरएनए में कौन सी होगी पता है, विच हैज राइबोस शुगर, आरएनए में होगी राइबोस शुगर। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। क्यों डीएनए स्टेबल है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है बेसिस के बीच में, और डीएनए के पास कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोस, जो डीएनए को ज़्यादा स्टेबल बनाती है आरएनए से, क्योंकि आरएनए के पास होती है राइबोस शुगर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, it must be able to copy itself accurately so that genetic information, एक सेकेंड, genetic information is passed to the next generation, is passed to the next generation. It must be able मतलब वो एबल हो अपनी सेम, रेप्लिकेशन मतलब क्या होगा, सेल्फ डुप्लीकेशन, वो अपनी सेम कॉपी बना सके, एक्यूरेटली सेम होनी चाहिए वो, ताकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास हो सके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। डीएनए replicates semi-conservatively, सेमी कंजर्वेटिवली का मतलब क्या होता है, मीनिंग ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। देखो सेमी कंजर्वेटिवली का मतलब हुआ कि जो डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या हो, मीनिंग ईच न्यू, जो नया डीएनए मॉलिक्यूल हो उस पर एक पुराना स्ट्रैंड हो और एक नया स्ट्रैंड हो। क्लियर है। रेप्लिकेशन मतलब होता है सेल्फ डुप्लीकेशन, एग्जैक्ट कॉपी। चलो देखें नेक्स्ट, देखें आगे बढ़े। ओके, म्यूटेशंस एंड वेरिएशंस क्या होती है, चलो देख लेते हैं। म्यूटेशन का मतलब आपको पता ही होगा, चेंज इन दी सीक्वेंस, चेंज इन दी सीक्वेंस मतलब होता है म्यूटेशन का। इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है जब सीक्वेंस में, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। इट शुड अलाउ म्यूटेशन to create various necessary for evolution। नोट करना चाहे तो कर लीजिए, यहाँ पे देख दो, चेंजेस इन सीक्वेंस किसका मतलब है, ये म्यूटेशन का मतलब होता है, चेंजेस इन सीक्वेंस। चलो
नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लें इसका क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू सही रहता है। म्यूटेशन इन डीएनए लीड्स टू न्यू ट्रेट्स विच हेल्प स्पेशीज, एक मिनट फिर से पेन गड़बड़ हो गया, विच हेल्प स्पेशीज अडप्ट एंड इवॉल्व। म्यूटेशन जो होता है डीएनए में, उससे क्या होता है, जो न्यू ट्रेट्स होते हैं, जो चेंजेस आए हैं उससे न्यू ट्रेट्स बनते हैं जो मदद करते हैं स्पेशीज को एडप्ट में और इवॉल्व में। नेक्स्ट देखिए, अच्छी लगती हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, it must control the production of protein and other molecule। कंट्रोल कर सके क्या, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन और बाकी अदर मॉलिक्यूल्स जो कि ज़रूरी हैं, असेंशियल हैं लाइफ के लिए। अदर मॉलिक्यूल्स असेंशियल फॉर लाइफ। क्लियर। फिर आ जाता है एक डीएनए आरएनए प्रोटीन, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ explains how genetic information used। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है क्या, इसे हम अभी एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, एकदम डिटेल में बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर हम डिटेल में चलते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे यूज़ किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि असेंशियल है लाइफ के लिए। ये नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। चल देखिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ explain how genetic information is used to make proteins which are essential for life, नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो। इसकी 3 स्टेजेस होंगी, ठीक है ना। इट हैपन्स इन 3 स्टेजेस, इट हैपन्स इन 3 स्टेजेस, ये नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसकी स्टेजेस। चलिए बढ़े आगे। ओके, फर्स्ट क्या होगी, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये, चलो देखते हैं। अ जीन फ्रॉम डीएनए इज copied into mRNA यानी मैसेंजर आरएनए।
नोट कर लीजिए पहले। इसमें क्या होता है, डीएनए का एक स्पेसिफिक कह सकते हैं हम सेगमेंट, यानी जीन जो होगा वो क्या होगा, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट यानी जीन आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड है आरएनए ट्रांसलेशन। आरएनए ट्रांसलेशन ये क्या है, चलो देख ले, पेन ले लूँ। these proteins, सॉरी द mRNA, प्रोटीन की बात तो बाद में होगी, चलो। द mRNA carries the information to ribosomes where it is used to build protein। नोट कर लीजिए फिर समझते हैं। इसमें क्या होता है, एमआरएनए के बेसिस पे ही जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। द एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम वेयर इट इज़ यूज टू बिल्ड प्रोटीन। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, जहाँ पे एमआरएनए के बेसिस पे ही राइबोसोम प्रोटीन बिल्ड करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं अपना, एक सेकेंड। थर्ड इज प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन okay, these proteins then perform different functions in the body। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। these protein then perform different functions in the body। प्रोटीन बनने के बाद वो अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो सेल्स और ऑर्गेनिज्म की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, पेन पेन पेन। अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में बोलें तो डीएनए क्या है, डीएनए क्या करेगा, स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए क्या करेगा, आरएनए कैरीज इट, एंड प्रोटीन क्या करेंगे, प्रोटीन डू द एक्चुअल वर्क इन द बॉडी, चलिए नोट कर लीजिए। डीएनए स्टोर कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और आरएनए क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं उस कहना चाहिए इंफॉर्मेशन के, प्रोटीन उस इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर आगे रेगुलेट करते हैं, सॉरी कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करते हैं। चलिए जल्दी से कर लीजिए। इसको हम कैसे समराइज करेंगे, दिस प्रोसेस इज समराइज एज, दिस प्रोसेस इज समराइज्ड एज, कैसे करेंगे, इस तरीके से हम इसे करेंगे, देन प्रोटीन। ये प्रोसेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को के फ्लो को डिफाइन करता है। ये
ये प्रोसेस करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को डिफाइन, फिर से बोल रही हूँ, आई होप इतना क्लियर हो। डीएनए क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। प्रोटीन उस इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट है एबिलिटी टू इवॉल्व। देखते हैं क्या है ये। ओवर जनरेशंस genetic material should allow should allow slow changes for life, for for the adaptation of organism. This is possible because of mutation and genetic recombination. चलिए पहले नोट कर लीजिए। Over generation, genetic material should allow slow changes for the adaptation of organism. This is possible because of mutation and genetic recombination. Generation to generation genetic material क्या होगा, शो करेगा कुछ स्लो चेंजेस फॉर द एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये पॉसिबल कैसे होगा, किस वजह से होगा, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन मतलब चेंज इन द सीक्वेंस, एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। क्यों है डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि देखो सबसे पहले तो डीएनए मोर स्टेबल है देन आरएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, हम पढ़ चुके हैं। क्यों पता है हमें, डीएनए पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए के पास राइबोज शुगर है। इट म्यूटेट्स less frequently ensuring reliable inheritance RNA is genetic material only in some viruses, but it is less stable than DNA। देखो आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस में, और ये लेस स्टेबल है देन डीएनए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड विच प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रेप्लिकेशन? जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा इसका सही आंसर। हमने पढ़ा था ग्रिफ्थ्स ने कौन सा वाला किया था, ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था ग्रिफ्थ ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डिड एवरी मार्कलॉयड एंड मैकार्टी प्रूव इन देयर एक्सपेरिमेंट? क्या प्रूव किया था इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट में? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल,
Proteins are responsible for heredity. DNA is genetic material. Carbohydrates cause transformation. जल्दी बताइए क्या एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव किया था कि RNA जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, DNA जेनेटिक मटेरियल है, या फिर कार्बोहाइड्रेट कॉज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer is protein are responsible for heredity. Next देखते हैं। In Hershey and Chase experiment, which radioactive element was used to label DNA? DNA को लेबल करने के लिए कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट को सिलेक्ट किया गया, चूज किया गया? जल्दी बताइए, मतलब सॉरी यूज किया गया। सल्फर 35, कार्बन 14, फॉस्फोरस 32 या नाइट्रोजन 15? हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या किया था उन्होंने यूज। हमने पढ़ा था P32 यानी फॉस्फोरस 32। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल? इनमें से कौन सा है जो प्रॉपर्टी नहीं है जेनेटिक मटेरियल की? एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंस्टेबिलिटी, सेल्फ रेप्लिकेशन, एबिलिटी टू म्यूटेट। अभी हमने ये सब कुछ पढ़ा है, देखो क्या होगा जल्दी बताओ। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन है, इनस्टेबिलिटी अभी देखते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन भी है, एबिलिटी टू म्यूटेट भी है। देखो इनस्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी था, है ना? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनस्टेबिलिटी ये नहीं है प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की, और इन्होंने नॉट ही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डीएनए कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन आरएनए? क्यों कंसीडर किया गया डीएनए को ज़्यादा स्टेबल है वो आरएनए से? ऑप्शन है डीएनए हैज़ अ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमाइन, गलत है ये बात तो, है ना? आरएनए लैक्स अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोस शुगर विच इज़ मोर स्टेबल, आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड मेक इट अनस्टेबल। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। देखो हम बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि डीएनए के पास है डीऑक्सीराइबोस शुगर जो उसे ज़्यादा स्टेबल बनाती है आरएनए से, आरएनए के पास है राइबोस शुगर। तो इसका आंसर क्या हो गया? डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोस शुगर विच इज़ मोर स्टेबल। नेक्स्ट इज विच प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलाउज स्पेशीज टू इवॉल्व? रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन या ट्रांसक्रिप्शन? कौन सी प्रॉपर्टी होगी जेनेटिक मटेरियल की जो अलाउ करेगी स्पेशीज को टू इवॉल्व? जल्दी बताओ, जल्दी से बता दीजिए। वो होगी म्यूटेशन यानी चेंज इन दी सीक्वेंस। चलिए आज की क्लास यहीं तक की, कल हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, आरएनए के बारे में। अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल सुबह आपसे 11 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और आरएनए के बारे में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।